Hello everyone, how are you? I think all of you are very fine. Today we will discuss about the parallel plate capacitor. In the last class we have already discussed about the capacitance. In that class we seen the capacitance of the earth is very low. That means बहुत कम था. कितना? 1 फैरेड से भी कम आया था. तो अर्थ जो है वो इतना बड़ा होने के बावजूद, उसकी शेप और साइज इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हमारा कैपेसिटेंस 1 से कम आया था, 1 फैरेड से भी कम आया था. तो अब सोचने वाली बात आ गई, और सोचने वाली बात आ गई कौन सी, कि ऐसी एक डिवाइस हमें बनानी पड़ी जो चार्ज स्टोर करने में ज़्यादा कैपेबल हो. और जब इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए डे टू डे लाइफ में, तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद में, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद में एक डिवाइस बनी जिसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं. इस डिवाइस के अंदर क्या था? ये डिवाइस जो है वो चार्ज को स्टोर करने वाली एक डिवाइस थी. इसमें क्या था देखिए, हम मोस्टली चार्ज को स्टोर क्यों करते हैं, ये कभी सोचा आपने? देखिए इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको. चार्ज को स्टोर इसलिए करते हैं कि चार्ज को जैसे ही हम स्टोर करते हैं तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और वो एनर्जी जो है, वो चार्ज को स्टोर करने में जो एनर्जी हमने लगाई है वो उस कंडक्टर के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगी. तो बेसिकली हमने देखा कि हम लोग चार्ज को नहीं चार्ज की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे स्प्रिंग वाली गन होती है. कौन सी गन होती है? स्प्रिंग वाली. उस स्प्रिंग वाली गन में हम देखते हैं कि टॉयज़ में आती है वो, हम एक बुलेट जो उसकी गोली है वो हम ऐसे दबा के अंदर प्रेस करके उसको और फिर अंदर डालते हैं, तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होती है और फिर वो जाके एक जगह पे जाके वो रुक जाती है. मतलब एक चटकनी होती है, वहाँ पे जाके वो स्प्रिंग रुक जाती है, उसकी मैक्सिमम जो कंप्रेशन है वो पोजीशन में आ जाती है और गोली वहाँ पे जाके फंस जाती है. फिर जैसे आप ट्रिगर दबाएंगे तो वो चटकनी ओपन होती है और वो स्प्रिंग जो है अपनी एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई है उसको रिलीज करती है, और एक झटके के साथ रिलीज करती है, और गोली जो है वो आपकी बाहर की तरफ निकलती है. आप उसको हिट कर सकते हो, किसी भी टारगेट को उससे हिट कर सकते हो. ये एक एग्जांपल. सिमिलरली जैसे आप अगर सोचें तो स्प्रिंग की वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस थी? क्या स्प्रिंग कोई एनर्जी है? नहीं है. ऐसे ही चार्ज, जैसे स्प्रिंग एक मीडियम था एनर्जी स्टोर करने के लिए, वैसे ही चार्ज भी एक मीडियम है एनर्जी को स्टोर करने के लिए. किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं, दैट मीन्स अरेस्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज हम उसके ऊपर अरेस्ट करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें उसके ऊपर लगानी पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर स्टोर हो जाएगी. फिर जैसे ही वो चार्ज्ड बॉडी, वो बॉडी क्या हो गई है? चार्ज्ड हो गई है. जैसे ही आप उसको डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे तो जो एनर्जी उसके ऊपर स्टोर हुई है वो एनर्जी हमें वापस मिलनी शुरू हो जाएगी डिस्चार्ज की पोजीशन में. ठीक है, ये वाली चीज़ होती है इसके अंदर. अब देखिए इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो कैपेसिटर की बात चल रही है उसमें मैं आपको बताऊं कि कैपेसिटर जैसे उस स्प्रिंग से एनर्जी निकलती है एक झटके के साथ, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ, सिमिलरली उसी तरीके से भी कैपेसिटर जो है वो हमें एनर्जी जो है वो एक झटके से देता है, एक बम की तरह देता है. बम जानते हैं ना आप लोग, बम की तरह हमें एनर्जी देता है. उसकी तरह तो एनर्जी ये लाइव जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, ये भी नहीं देती है, आपकी बैटरी भी नहीं देती है. समझ में आ रही है? ये वाली चीज़ होती है. तो कैपेसिटर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एक यूजफुल डिवाइस है इस तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो डिफरेंट है. उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसका जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है.
वो एक साथ एनर्जी को रिलीज करता है, एक झटके के साथ एनर्जी को रिलीज करता है। अब अगर हम किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज इकट्ठा करना चाहें तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आती है, उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका पोटेंशियल, उसका वोल्टेज। मतलब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वो जल्दी ही मीडियम, उसके सराउंडिंग के मीडियम का इंसुलेशन को ब्रेक कर देगा और लीक होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें एक ऐसी डिवाइस बनानी थी जो कम से कम पोटेंशियल, मतलब उसका जो पोटेंशियल है वो चार्ज देने के बाद भी कम इंक्रीज हो, तो उसके ऊपर लार्ज अमाउंट का जो चार्ज है वो स्टोर किया जा सके। एक ऐसी डिवाइस हमें बनानी थी। उसी के रिस्पेक्ट में हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक डिस्क है, डिस्क जैसे ये डिस्क है, इस तरीके से डिस्क होती है आपकी, होती है ना। अब ये डिस्क है, इसको हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये हमें ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। एक प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट, ठीक है, इस तरीके से नज़र आ रही है। लेकिन इसका साइड व्यू अगर हम देखें, साइड व्यू अगर हम देखें तो ये हमें एक लाइन की तरह नज़र आएगी, इस तरीके से नज़र आएगी, एक लाइन की तरह, ऐसे ऐसे नज़र आई हमें, एक लाइन सी नज़र आएगी ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस डिस्क को चार्ज देना शुरू किया। इस डिस्क को चार्ज दिया गया Q, जिससे इस डिस्क का पोटेंशियल हो गया V और चार्ज Q इसके ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसे ऐसे इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो Q चार्ज देने से इसका पोटेंशियल हो गया V। तो हमारे पास में इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C = Q/V। इतना कैपेसिटेंस हो गया इसका, ठीक है। अब हमने माना कि चार्ज जो है वो मान लीजिए कि 100 चार्ज इसको दिया गया, मान लीजिए Q = चार्ज दिया गया 1000, तो पोटेंशियल हो गया मान लीजिए 100 वोल्ट, तो C हो गया 100 वोल्ट कूलम, तो C हो गया इसका 10 फैरेड। कितना हो गया, 10 फैरेड। ये कैलकुलेशन हमारी निकल के आई, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया, माना Q चार्ज, Q मतलब 1000 कूलम इसको दिया गया, तो इसका पोटेंशियल हो गया 100 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस हो गया 10 फैरेड। इसके बाद में अगर और चार्ज इसको देते हैं तो वो लीक होने लग जाता है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैपेसिटेंस की आ चुकी है, 10 फैरेड ही है, उससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर पाएगा। ये सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है, ऐसे एक बार मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इससे ज़्यादा अगर चार्ज ये स्टोर नहीं कर पाएगा, मतलब इस प्लेट के लिए जो मैक्सिमम पोटेंशियल की जो रेंज है वो कितनी है, 100 वोल्ट। कितनी है, 100 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, अब हम किसी कबाड़ी के पास गए, ठीक है, कहाँ गए, किसी कबाड़ी के पास गए और उस कबाड़ी से कोई भी मेटल की एक और प्लेट लेके आए। वो मेटल की प्लेट मतलब कंडक्टर, वो मेटल की प्लेट जो है वो कैसी भी हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, और सिल्वर की हो सकती है, या फिर कॉपर की हो सकती है, किसी भी मेटल की एक लेके आए। और जैसे ही हम उस मेटल की उस प्लेट को यहाँ पे लाके रखते हैं, जैसे हमने इससे थोड़ी दूरी के ऊपर इसको लाके रख दिया, ऐसे यहाँ पे लाके रख दिया, देखो ज़रा ध्यान से, ऐसे रख दिया, ऐसे ये रख दिया। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे लाके रखा, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने देखा कि इसका जो पोटेंशियल है, ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकंड है, ऐसे, ठीक है। प्लेट फर्स्ट का जो आपका पोटेंशियल है वो पहले कितना था, 100, और अब कितना हो गया, 70 हो गया। जैसे ही इसको लाके रखा तो लाके रखते ही क्या हो गया है, वो 70 हो गया है। तो हमने इस चेंज को नोट किया, मतलब प्लेट को पास में लाने से पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और हमें तो पोटेंशियल ही डिक्रीज करना है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होगा तभी तो और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तभी तो इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने जैसे इसके पास में लाए तो चार्ज का पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया, 100 से 70 हो गया, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिए। अब उसके बाद क्या हुआ,
तो हमारा जो पोटेंशियल है उसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या देखेंगे हम लोग, देखो फॉर्मूला आपका जो है, जैसे ये कोई क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पोटेंशियल की वैल्यू है, तो वो क्या होगी कि q अपॉन r, मतलब r के इंक्रीजिंग होने से v की वैल्यू डिक्रीज होती है और r के डिक्रीज होने से v की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये चीज़ हमारे पास निकल के आई, इसका ग्राफ भी बनाया था हमने, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी कि ये तो एक बिल्कुल अनचार्ज बॉडी है। ये सेकंड वाली जो प्लेट है ये तो हम किसी कबाड़ी से खरीद के लाए थे और इसको इसके पास में रख दिया, तो ये तो अनचार्ज बॉडी है। तो इस अनचार्ज बॉडी को हम पास में लेके आए, तो इन दो, ये चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आए, तो लेसन नंबर फर्स्ट में जो आपने पढ़ा था इंडक्शन, उस इंडक्शन प्रोसेस की वजह से इस सेकंड वाली प्लेट के ऊपर भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, अंदर की साइड में ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गया, मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया ऐसे, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इन पॉजिटिव्स को बांध के रखेगा, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये बाउंड हो गया है। क्या हो गया है, बाउंड, ये बाउंड हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक चार्ज आएगा, पहले इसकी बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ये चीज़ इंडक्शन प्रोसेस में हमने पढ़ी। तो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला पोटेंशियल कितना था, 100 वोल्ट। तो क्या इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसके ऊपर बनने वाला जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट ही होगा क्या? सोचिए जरा, सोचिए, ठीक है, सोच लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक। अब देखिए इस प्लेट के ऊपर इस चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला पोटेंशियल माना कि V1 है, कितना है, V1, ऐसे मान लिया V1 है, और ये V1 कितना है, माइनस का V1 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से है, और इसकी वैल्यू इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस की वजह से, डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच में, तो रिड्यूस होगी, मतलब कम हो जाएगी। इसके ऊपर 100 बन रहा था तो इसकी वजह से भी 100 बनना चाहिए, लेकिन ये बीच में डिस्टेंस की वजह से कितना बना, 60 वोल्ट, माइनस 60 वोल्ट बना, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। तो आपको पता है कि नेट पोटेंशियल जब हम फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, तो क्या कर देते हैं, जो भी पोटेंशियल आया उन सब का सम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, ठीक। अब एक चीज और है, वो क्या है, अब देखो ये जो चार्ज है इसकी इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज बना, उस चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा, और उन पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, जबकि इनको ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो रिपेल करने की वजह से वो कहाँ आ गए, वो तो बाहर की साइड में आ गए, ये आ गए इधर, इधर आ गए ऐसे, ठीक। इज दैट क्लियर और नॉट? अंदर जो चार्ज था आपका ये वाला चार्ज, इसकी वजह से नेगेटिव V1 बना, नेगेटिव 60 वोल्ट, ऐसे मान लिया हमने, डिस्टेंस है इसके बीच में, ठीक। अब इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वो पोटेंशियल कितना होगा, देखिए इसका जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट इसका है, दोनों का अमाउंट सेम है। इंडक्शन प्रोसेस में सारी चीज़ें आपको समझाई गई थी, उसी को एक बार रिवाइज कीजिए आप। ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज ये है, तो इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल 100 वोल्ट था, तो इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल भी 100 वोल्ट होना चाहिए क्या, या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस प्लेट के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि चार्ज हमने इसी प्लेट को दिया है, इसको तो दिया ही नहीं। अरे इसको चार्ज दिया था क्या? नहीं दिया, सिर्फ इसी को दिया है, तो इसी के ऊपर निकालना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर, फर्स्ट प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, उसके लिए देखते हैं। पहले वाली डिस्टेंस तो अंदर की साइड से यहाँ तक थी, अब इस प्लेट की थिकनेस भी ऐड हो गई उसमें,
क्या ऐड हो गई है? थिकनेस। तो अब वाली जो डिस्टेंस है वो और बढ़ गई, और अगर r बढ़ेगा तो v इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, देन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो r अगर इंक्रीज हुआ है तो v डिक्रीज होगा। तो r यहाँ पे इंक्रीज हुआ है क्योंकि अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज की वजह से इतना आया था, तो बाहर की साइड का जो पोटेंशियल है उसको v2 मान लिया मैंने। और अब की बार थिकनेस ऑफ द प्लेट भी ऐड हो गई डिस्टेंस में, जबकि इन दोनों के बीच दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस हम लेते हैं। तो यहाँ से देखिए थिकनेस भी ऐड कर दिया और अंदर वाली डिस्टेंस भी ऐड कर दी, तो दोनों ऐड करने के बाद में डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो माना कि हमारे पास में चार्ज अब की बार पोटेंशियल बना प्लस का 30 वोल्ट। ठीक है, आ गया क्लियर। अब नेट पोटेंशियल निकालने, नेट पोटेंशियल ऑन प्लेट फर्स्ट प्लेट के लिए ही तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो हमें फर्स्ट प्लेट को ही देना है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? सबसे पहले 100 था, फिर 100 के बाद में कितना बना? ये V था, इसको V प्लस V1 प्लस V2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब V कितना था? 100, और V1 कितना था? -60, और V2 कितना था? 30, तो कितना बच गया? 70 वोल्ट। इस वजह से हमारे पास में क्या हुआ? इस वजह से हमारे पास में इस चार्ज प्लेट के पास में जब हम अनचार्ज कंडक्टर प्लेट लेके आए तो सडनली उसका जो पोटेंशियल है वो 100 से 70 हो गया था। क्यों हो गया था? उसका रीजन ये था। ठीक, अगर वो 70 हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज है वो कितना है? 100। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेट के ऊपर 100 वोल्ट तक और चार्ज दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो नेट जो पोटेंशियल है वो कितना हो चुका है अब? 70 वोल्ट। तो हम इसके लीकेज, इसका लीकेज कितने पे होगा? 100 पे। तो हम और चार्ज इसके ऊपर दे सकते हैं, और चार्ज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि वो 100 ना हो जाए। तो कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे जब ये सिंगल प्लेट थी तब इसकी कैपेसिटी कितनी थी? इतनी थी, 1000 कूलाम। 100 वोल्ट हो गया, लीकेज शुरू हो गया था। 1001 करते ही लीकेज शुरू हो जाएगा। ठीक, लेकिन 1000 देने के बाद भी हम एक प्लेट लेके आए तो वोल्टेज कितना रहा? 70 वोल्ट ही रहा। तो अब हम 1001 करेंगे तो कितना हो गया? 71 मान लीजिए। 1002 किया 72 हो गया, 1003 किया 73 हो गया। इस तरीके से मान लीजिए 1070 कूलाम किया तब जाके 100 वोल्ट हुआ। तो 70 चार्ज एक्स्ट्रा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया। ठीक, एक कंडीशन। इस कंडीशन के बाद में देखिए आगे चलते हैं। अब ये जो कंडीशन आपके सामने आई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हम एक चीज़ और देखते हैं, और इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं कि ध्यान से देखिए कैलकुलेशन को। इसकी वजह से चार्ज 100 वोल्ट, फिर घटाया किसने? अंदर वाले ने। कितना? 60 वोल्ट। फिर दोबारा बढ़ा कौन रहा है? बाहर वाला चार्ज। कितना? 30 वोल्ट। अगर मैं इस बढ़ाने वाले चार्ज को और हटा दूं यहां से तो मेरी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर नेट कितना निकलेगा? 100 - 60 = 40 वोल्ट। फिर पोटेंशियल कितना रहेगा? 1000 कूलाम देने के बाद भी कितना रहेगा? 40 वोल्ट ही रहेगा। तो कैपेसिटी और बढ़ी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ गई। पहले से तो डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। समझ में आ रही ना बात? तो इस चार्ज को भी अगर और यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इस वाले चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को, तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं हम लोग। ऐसे तो बढ़ी गई, पास में लाने से तो बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 30 वोल्ट तक की बढ़ गई है। मतलब 30 वोल्ट तक का जो चार्ज है, 30 वोल्टेज तक का जो चार्ज है वो और दे सकते हैं हम इसको। लेकिन अगर ये जो कैलकुलेशन देखा जाए तो ये वाला चार्ज जो है ये पोटेंशियल को घटा रहा है, और ये वाला पॉजिटिव फिर से 30 वोल्ट बढ़ा रहा है। तो इस बढ़ाने वाले को हमें तो कम करना है, तो इस बढ़ाने वाले को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 40 वोल्ट आएगा हमारा। और 40 वोल्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा है कि हम 1000 कूलाम की जगह हम 2000 कूलाम भी इसको चार्ज दे सकते हैं।
समझ में आई बात? अरे समझ में आई क्या? तो इसका तरीका ढूंढते हैं। इसका तरीका हमने क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन था आपका, एक सेकेंड, ये जो चार्ज था आपका, अभी देखो ये चार्ज जो है ये कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता ये वाला चार्ज। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके प्लेट के चारों तरफ क्या है? एयर। और एयर का इंसुलेशन कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। तो उसका इंसुलेशन तो ये तोड़ नहीं पाएगा, उसका तो ब्रेक्स डाउन ये कर नहीं पा रहा है, इसलिए ये इसी प्लेट के ऊपर बना हुआ है। और ये बाहर की तरफ क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर? अब अगर यहां से कोई एक इनको रास्ता दे दिया जाए, एक ब्रिज बना दिया जाए कहीं जाने का, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे एक कंडक्टिंग वायर लगाया, ऐसे एक कंडक्टिंग वायर लगाया यहां से, और उसको ग्राउंडेड कर दिया, ऐसे अर्थ कर दिया उसका, ये ग्राउंडेड कर दिया, ऐसे ग्राउंडेड कर दिया उसको। ठीक, अब इस कंडक्टर वायर की वजह से, इस कंडक्टर वायर के अंदर से ये यहां नीचे आ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो एयर था मीडियम, उसमें तो ये इंसुलेशन है, वो तो उसमें तो ये जाएंगे नहीं, तो अब कंडक्टर वायर की वजह से ये ग्राउंडेड हो सकते हैं। इनके ग्राउंडेड होने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला तरीका तो ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि हम लोग अर्थ का जो पोटेंशियल है वो लगभग 0 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, अर्थ की साइज इतनी बड़ी है कि उसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ता ही नहीं है, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है। या फिर यहाँ से हमने चार्ज दे रहे हैं, अर्थ को चार्ज दे रहे हैं, तो किसी दूसरी जगह से वो रिलीज भी हो जाता है। ठीक है, इस वजह से अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको कितना अज्यूम करके रखते हैं हम लोग? 0 पोटेंशियल अज्यूम करके रखते हैं। और पोटेंशियल की खासियत होती है कि वो हाई से लो की तरफ, चार्ज की क्या खासियत होती है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल वाली जगह है, और अर्थ लो पोटेंशियल, दैट मीन्स 0 पोटेंशियल वाली जगह है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? ये अर्थ में चला जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नंबर 1 बात, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही हमने इसको ग्राउंडेड मतलब अर्थ किया, ग्राउंडेड किया, तो उस केस में ग्राउंड से मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे जाएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इसको न्यूट्रल कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इसको न्यूट्रल कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इसको न्यूट्रल कर दिया। ऐसे पूरे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा, 0 चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे चार्ज 0 हो गया तो ये V2 कितना हो गया? उस केस में V2 हो गया आपका 0। पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। अगर पोटेंशियल उस केस में 0 हो गया तो आपकी नेट जो पोटेंशियल है किस प्लेट के ऊपर? फर्स्ट प्लेट के ऊपर नेट पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? एक तो ये वाला पोटेंशियल जो हमने इतने चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ, और एक इंडक्शन की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ वो एक ये वाला पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 100 - 60 = 40 वोल्ट। कितना हो गया है? 100 - 60 = 40 वोल्ट। तो ये तरीका हो गया आपका। अब देखो, अब अगर इतना हो गया है तो अब अगर इसका कैपेसिटेंस हम निकाल के देखें, ठीक है, पहले वाले केस में निकाल के देखें। पहले वाले केस में क्या था? 1000 कूलाम चार्ज था Q, और V कितना बना था? 70 वोल्ट बना था कि नहीं? जब हमने इसको ग्राउंडेड नहीं किया तब। तो कैपेसिटेंस कितना आया? 14.28 फैरेड इतना आया। जबकि जब इस प्लेट को पास में नहीं लाए थे तब कितना आ रहा था कैपेसिटेंस? 10 फैरेड। एक बार नॉर्मली हम समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मली सिर्फ समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। एक नंबर बात। दूसरी चीज, C = ये फर्स्ट केस, अब इस चार्ज को ग्राउंडेड कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना रहेगा? 1000 कूलाम अपॉन 40 वोल्ट = कितना आया? 25 फैरेड।
बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अरे फर्स्ट केस में कितना था? C इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 10 फेरेड। फिर इस प्लेट को पास में लेके आए, सिर्फ पास में लेके आए, तो ये वाला प्रोसेस हुआ तो कितना हो गया? इतना फेरेड। फिर इस चार्ज को ग्राउंडेड कर दिया तो कितना कैपेसिटेंस हो गया? 25 फेरेड। देखो इसका 2.5 गुना हो गया है, हो गया है ना 2.5 गुना? अरे 2.5 टाइम्स हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया है। तो ये एक मेथड हमारे पास में निकल के आया, और इस मेथड की वजह से हमने ये जो डिवाइस बनाई है, ये जो सेटअप तैयार किया है, इसी सेटअप को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी वजह से हम लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये जो तरीका निकल के आया है, इस तरीके से हमने देखा कि ये जो फर्स्ट प्लेट है, यही फर्स्ट प्लेट सिर्फ चार्ज स्टोर करने के काम में आती है। ये वाली जो सेकंड प्लेट है, ये सेकंड प्लेट सिर्फ सपोर्ट करती है, इस पे चार्ज का स्टोरेज नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट प्लेट पे ही स्टोरेज होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या निकल के आई? दूसरी चीज़ ये निकल के आई कि जैसे ही इस सेकंड प्लेट को इसके पास में लेके आते हैं तो फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया। इसको पास में लाए, ऐसे पास में लाए तो सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया। फिर इसको पास में लाने के बाद में ग्राउंडेड कर दिया तो और डिक्रीज हो गया। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो हम क्या देख रहे हैं? हम इस प्लेट को कितना चार्ज दे सकते हैं? जब तक कि इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट ना हो जाए। तो उस केस में हमने देखा कि हम जब पहले इस प्लेट को लाते हैं तो इसका पोटेंशियल 70 वोल्ट होता है, तो उस केस में हम इसके ऊपर चार्ज स्टोर और कर सकते हैं 100 वोल्ट तक ले जाने के लिए। फिर जब हम इसको ग्राउंडेड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है फर्स्ट प्लेट का वो कितना हो जाता है? सिर्फ 40 वोल्ट हो जाता है। तो उस केस में हम देखते हैं कि हम और ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट ना हो जाए, क्योंकि अभी तक कितना है? 40 वोल्ट ही है, तो और ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो सकता है। तो ये प्रोसेस हमारा निकल के आया इसके अंदर, तो इसको हम समझ सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इंडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें अगर ये वाला चार्ज, देखिए यहाँ से मैंने लिखा, अगर ये वाला चार्ज प्लस का Q है तो इसी के अमाउंट का, इतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ भी आएगा, वो होगा -Q। तो क्या +Q और -Q जीरो चार्ज हो गया यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अभी मैंने बताया कि ये जो चार्ज है -Q, ये तो हमने दिया ही नहीं इसको, ये तो प्रोड्यूस हुआ है इंडक्शन की वजह से। तो चार्ज कौन सा दिया आपने? इसको +Q ही दिया था, और जो चार्ज दिया है वो सिर्फ फर्स्ट प्लेट को ही दिया है, सेकंड प्लेट को नहीं दिया है आपने चार्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना रहेगा? +Q का +Q ही रहेगा। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। अब जो चीज़ें हमने रीड की हैं, जो समझी हैं, उनका एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपको लिख देता हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब देखिए हमने जो चीज़ पढ़ी है उसमें जो डायग्राम बनाया है वो आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ अपनी लैंग्वेज में इसके बारे में। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझाने की। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको ऐसा शायद मिलेगा नहीं, फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ उस चीज़ को। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? सबसे पहले देखिए हमने लिखा इट इज़ ए डिवाइस टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, जो चीज़ आपने देखी है उसको हम सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हेन अनचार्ज्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि एक चार्ज प्लेट है, उसके पास में अनचार्ज प्लेट लेके आए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप बता सकते हैं कि जो चार्ज प्लेट है उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये वाला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। व्हेन अनचार्ज्ड conducting plate is brought
brought near a charged conductor, near a charged conductor, near a charged conductor, then potential of the charged प्लेट और कंडक्टर, जो भी आप लिखना चाहें, प्लेट डिक्रीज। इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्ट फर्स्ट पढ़ाया है आज आपको। क्या पढ़ाया है? पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट सेकंड नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। डिक्रीज हो गया। और क्या बता सकते हैं आप? और ये जो सेटअप बनाया हमने दो प्लेट का, ये सेटअप ही क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। दिस सेटअप is called parallel plate capacitor, parallel plate capacitor. It has a conductor, एक कंडक्टर होता है कि नहीं इसमें? It has a conductor to which charge is given, and there is another plate which is parallel to it, and the second plate is earthed, earthed। ये वाली चीज होती है भाई इसमें, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई, पोटेंशियल घटाने वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक कंडक्टर का पोटेंशियल कम से कम कर सकते हैं और कैसे उसकी कैपेसिटी जो है, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के पास में दूसरी कंडक्टिंग प्लेट लाकर उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए, उसके कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला को डेराइव करेंगे और उसमें अलग अलग मीडियम डाल के अलग अलग सिचुएशन में कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।